इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं NS Publicity, #1 क्रिएटिव आउटडोर एजेंसी ऑफ इंडिया। सह प्रायोजक हैं JK 401 सुरक्षा धान बीज लगाइए, BPH और ब्लास्ट से सुरक्षा पाइए। अन्नदाता अन्नदाता नीत तुम्हारा अन्नदाता, पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना, मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने, आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता अन्नदाता। नमस्कार, स्वागत है आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में। मैं हूं आपके साथ शालिनी कपूर तिवारी। हर रोज की तरह कार्यक्रम में हम लेकर के आते हैं खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी लाभकारी जानकारियां। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि क्या है विशेष आपके लिए आज के कार्यक्रम में। विश्व मरुस्थल दिवस पर अन्नदाता की विशेष प्रस्तुति। मिर्च की उन्नतशील किस्में, नर्सरी तैयारी एवं पौधरोपण पर जानकारी। किसान भाइयों, आज ही के दिन यानी कि 17 जून को सभी देश मिलकर विश्व मरुस्थल दिवस के रूप में मनाते हैं। और आपको ये बताना जरूरी है कि डेजर्ट या फिर मरुभूमि का शाब्दिक अर्थ है मरी हुई भूमि, जहां पर किसी भी फसल को नहीं उगाया जा सके। जबकि बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण पोषण हेतु जरूरी होता जा रहा है कि ऊसर, बंजर एवं मरुभूमि को कृषि योग्य बनाया जाए। तो इन्हीं सब बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए विश्व मरुस्थल दिवस पर प्रस्तुत है ये विशेष अंश। आज 17 जून है और आज विश्व मरुस्थल विकास दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। साधारणतः डिजर्ट या मरुभूमि का अभिप्राय लोग रेगिस्तान से लगाते हैं, पर मरुभूमि का शाब्दिक अर्थ है मरी हुई भूमि, जहां पर कोई फसल या कोई जीवन विकास नहीं कर सकता है। साधारणतः इसके अंतर्गत सूखे पवन गति, उच्च जल जमाव, क्षारीय, लवणीय, अम्लीय एवं रासायनिक प्रदूषित भूमि ही आती है। पूरे पृथ्वी का लगभग 50% भूमि इसी रूप से माना जा रहा है। इसमें भारत के दृष्टिकोण से लगभग 2.34 मिलियन वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र मरुभूमि के रूप में दर्ज किया जा चुका है। तेज चक्रवाती हवा के झोंकों के कारण सालाना लगभग 12,000 हेक्टेयर भूमि रेतीली भूमि में तब्दील हो रही है और यह रफ्तार प्रतिवर्ष 0.5 किलोमीटर की दर से बढ़ती ही चली जा रही है। ये 1994 के अंदर जो संयुक्त राष्ट्र की जो जनरल असेंबली होती है उसके द्वारा ये दिन है डिक्लेयर किया गया था। और इसको डिक्लेयर करने का कारण ये था कि जो डेजर्टिफिकेशन, जो मरुस्थलीकरण बढ़ रहा है और जो सूखे की प्रॉब्लम आ रही है, उसके खिलाफ लोगों को प्रमोट करना, लोगों को मतलब कि अवेयर करना और जागरूक करना, उन समस्याओं से जागरूक होकर के उनको रोकथाम के लिए एक सामूहिक प्रयास किया जा सके। जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है उसके साथ साथ उसको किस तरीके से अपन चेंज करके उसका सदुपयोग कर सकें, ये इसकी थीम इस वर्ष की रखी गई है। अब जो वर्तमान में किसान भाइयों अपन देखते हैं कि जलवायु के अंदर अधिक परिवर्तन हो रहा है, जिसके तहत मौसम में भी बदलाव आ रहा है। अब जलवायु परिवर्तन के जो मुख्य कारण हैं वो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जैसे पर्यावरण प्रदूषण है, दिनों दिन जो पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है, जैसे फैक्ट्रियाँ और जो आधुनिकीकरण हो रहा है उससे जलवायु प्रदूषण हो रही है और परिवर्तन हो रहा है जलवायु में।
वनों की जो अनियमित कटाई हो रही है, क्षेत्र में निरंतर कमी आती जा रही है, वनों का जो एरिया है वो दिनों दिन घटता जा रहा है और प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक जो दोहन हो रहा है, औद्योगिक क्षेत्र में वृद्धि हो रही है, वाहनों की बढ़ती संख्या है, इनके द्वारा भी जलवायु परिवर्तन हो रहा है। इसके अलावा ग्रीन हाउस जो गैसें हैं उनका उत्सर्जन, इससे भी जलवायु के अंदर परिवर्तन हो रहा है, जिससे कि वर्षा और जो मौसम का वितरण है वो गड़बड़ा रहा है, जिससे मतलब कि अपनी खेती और आमजन पे प्रभाव बढ़ता जा रहा है। इनकी वजह से सूखा पड़ता है, तो सूखे से अपन बचाव कैसे कर सकते हैं? तो इसके लिए किसान भाइयों कुछ तरीके हैं जो अपना करके आप काफ़ी हद तक इनसे बचाव कर सकते हैं। जैसे मौसम विभाग द्वारा पूर्वानुमान बताए जाते हैं, उनका समुचित उपयोग करें। तो उन पूर्वानुमानों का ध्यान रखते हुए आप कृषि के अंदर उनके बचाव के उनके तरीके अपनाएं। इसके अलावा समन्वित खेती प्रणाली अपनाएं। तो उसके साथ साथ आप मधुमक्खी पालन, मुर्गी पालन और ये जानवरों का पालन, दूसरे दुधारू जानवरों का पालन, डेयरी, ये मशरूम उत्पादन, ये अपना करके आप अपनी जो आय का स्रोत है उसको निरंतर रख सकते हैं। अतः आज के वर्तमान में मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर अब अपन 17 जून को ये जो प्रोग्राम, ये जो डे मनाने जा रहे हैं, आज के दिन आज ये प्रोग्राम मनाने जा रहे हैं, इस प्रोग्राम का सही मायने में अर्थ तभी निकलेगा जब अपन इन चीज़ों को समझें, इनके जो क्लाइमेट चेंज है जो इनके प्रति अवेयर करें, जो हर नागरिक है वो अवेयर होगा, तभी ये कार्यक्रम है उपयोगी सिद्ध होगा। और इनको अपनाते हुए अपन आज के वर्तमान युग में जो समस्याएं आ रही है और जो आने वाली है उनसे निजात पा सकेंगे। तो आइए जानते हैं इनके प्रबंधन के विभिन्न पहलुओं को, जिसमें सबसे पहली प्रक्रिया आती है मृदा एवं जल संरक्षण की प्रणाली को अपनी रोज की आदतों में लाना, जिसके अंतर्गत ऊंची नीची भूमि पर भी फसल ली जा सके। साथ ही सिंचाई जल के अनुचित बहाव और जमाव की बर्बादी को रोककर एक समान सिंचाई की जा सके। मेड़बंदी, जो कम वर्षा वाले तथा कम दालदार क्षेत्रों में मेड़ बनाकर मिट्टी और जल के अपवाह को रोका जा सके। अतः भूमि की बनावट के अनुसार नीची, मध्यम, ऊंची एवं सतही ढाल पर निर्माण अनुशंसित की जाती है। बांध अथवा डैम का निर्माण, जिसके अंतर्गत स्थायी रोकबंद, गुल्मक रोकबंद एवं लड्ढा बांध इत्यादि का निर्माण कर जल संरक्षण किया जा सकता है। इस प्रक्रिया से न केवल तालाब की क्षमता में वृद्धि होगी, बल्कि तालाब की सतह को भी उपयुक्त स्वरूप प्राप्त होगा। साथ ही अर्थ डैम्स, एम्बांकमेंट्स या तटबंध के निर्माण प्रक्रिया को भी अपनाना होगा। दूसरी सबसे अहम प्रक्रिया है जल छाजन अथवा जल समेट प्रारूप, जिसके अंतर्गत वर्षा के दिनों में जलोच्छाजन का निर्माण कर वर्षा जल को भूमि पर गिरने के बाद या तो वनस्पति की पत्तियां, टहनियां तथा वनों द्वारा रोक लिया जाए, या फिर से उसे जमा कर उन स्थानों पर भी कृषि प्रक्रिया की जा सके जहां सिंचाई के अभाव के कारण भूमि आबाद नहीं हो पाती। सिंचाई पद्धति में बदलाव, जिसके अंतर्गत जहां हमारे किसान भाई ज्यादातर बाढ़ या फ्लड पद्धति को अपनाते हैं, वहीं अपनी फसलों को वैज्ञानिक अनुशंसित पहलुओं के अनुसार अमल करना बेहतर होगा, जिसमें रो विधि, बेसिन विधि, चेक बेसिन विधि को अपनाना चाहिए। साथ ही सिंचाई की टपक विधि, फव्वारा विधि को भी अपनाने की जरूरत है। फसल लगाते समय भूमि एवं जल की उपलब्धता के अनुसार फसलों का चुनाव करें, ताकि कम पानी में भी फसल से उपज प्राप्त की जा सके। इसके अलावा किसान स्तर पर समेकित पोषण प्रबंधन, समेकित पीड़क प्रबंधन एवं फसल चक्र प्रणाली को अपनाएं, ताकि किसी भी रूप से भूमि की उर्वरता बरकरार रहे। तो किसान भाइयों, विश्व मरुस्थल दिवस के अवसर पर भूमि सुधार और विकास के क्षेत्र में अभी कई राहें और भी तय करनी बाकी हैं, पर यह कड़ी उसी राह की हमारी एक छोटी सी कोशिश थी। आगे भी इसी प्रकार की कामयाब कोशिशें हम जारी रखेंगे। मिर्च की खेती हमारे प्रदेश में व्यापक क्षेत्र में की जाती है और वर्तमान समय में इसकी पौध तैयार के लिए उपयुक्त है।
लेकिन प्रायः देखने में आता है कि इसकी रोपणी की अच्छी तरह से देखरेख नहीं की जाती, जिस कारण स्वस्थ पौध की प्राप्ति नहीं होती, जिसे रोपित करने से कम उपज प्राप्त होती है। तो मिर्च की कौन सी उन्नत किस्में हैं और स्वस्थ पौध किस तरह से तैयार करें, देखिए इस अंश के माध्यम से। हमारा देश विभिन्न प्रकार के मौसम एवं ऋतु वाला देश है। कभी बरसात तो कभी सर्द तो कभी गर्मी, जिसके कारण पौधशाला प्रबंधन में कठिनाइयां होती हैं। और बरसात के मौसम में पौधशाला के प्रबंधन में ये सावधानियां बरतने की जरूरत होती है। जबकि कुछ सब्जियों के बीज साधारणतया पहले पौधशाला में बोए जाते हैं, फिर उनका खेत में प्रतिरोपण करते हैं। अतः इन सब्जियों में पौधशाला का उचित प्रबंधन तथा पौधों का समय पर प्रतिरोपण सफल खेती के लिए आवश्यक है। पौधशाला के लिए स्थान का चुनाव। पौधशाला के लिए चयनित स्थान की मिट्टी हल्की हो, जैसे बलुआर दोमट या दोमट, तथा मिट्टी का पीएच मान 6 के आसपास हो, ताकि बीज का जमाव सुचारू रूप से हो सके। पौधशाला के पास सिंचाई सुविधा उपलब्ध होनी चाहिए। सूर्य का प्रकाश पूरे दिन बराबर उपलब्ध हो, ताकि पौधे अच्छी प्रकार से विकास कर सकें। जमीन आसपास के क्षेत्र से थोड़ी ऊंची हो तथा खेत में 15-20% ढलान हो, ताकि वर्षा ऋतु में अतिरिक्त पानी क्यारी से बाहर चला जाए। आवश्यकतानुसार 4 से 6 सप्ताह बाद पॉलीथीन की चादर हटाकर मिट्टी को अच्छी तरह गुड़ाई करके क्यारियां बनाते हैं और फिर बीज की बुआई करते हैं। सौलीकरण के अलावा रसायनों द्वारा बीज शोधन कैप्टॉन या थीरम नामक दवा की 3 ग्राम मात्रा प्रति किलोग्राम बीज की दर से करें। इसके अलावा जैविक विधि से भूमि एवं बीज शोधन भी काफी फायदेमंद है। क्यारियां बनाना। पौधशाला में बीजों की बुवाई करने के लिए क्यारियां मौसम के अनुसार अलग अलग प्रकार से बनाई जाती हैं। वर्षा ऋतु में हमेशा जमीन की सतह से 15 से 20 मीटर ऊंची क्यारियां बनानी चाहिए। बीज की बुवाई। साधारणतः बीजों को छिटक कर ही बोते हैं, परंतु कतारों में बोना अधिक अच्छा होता है। इससे निराई गुड़ाई में आसानी रहती है तथा बीज का वितरण भी समान रहता है। प्राय पंक्तियां 5 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी जाती हैं। बीजों की गहराई किस्मों पर निर्भर करती है। बुवाई के बाद बीजों को मिट्टी से हल्का ढक देते हैं। भारी मिट्टी में बीजों को बहुत हल्का ढकना चाहिए। ढकने का काम प्राय धीरे धीरे अंगुलियों से या लकड़ी के टुकड़ों से करना चाहिए। क्यारियों को नम रखने के लिए फुहारों से हल्की सिंचाई करनी चाहिए। प्रारंभ में बीजों के कोमल अंकुरों को तेज धूप से बचाने के लिए उन्हें फूस या सूखी पत्तियों से ढक देना चाहिए। जब पौध 2 से 3 सेंटीमीटर के हो जाएं, तो अधिक छाया रहने से अथवा अधिक पानी देने से पौधे पीले व मुलायम हो जाते हैं। रोग एवं कीट का प्रकोप भी बढ़ जाता है। आर्द्र गर्म मौसम में अर्धपतन जैसी बीमारी की आशंका बनी रहती है। रोगग्रस्त पौधों को तुरंत हटा देना चाहिए। समय पर रोग एवं कीट का नियंत्रण करना चाहिए। मिर्च नर्सरी तैयारी के उपरांत इसका रोपण आप किस तरह से करें, इसकी जानकारी दे रहे हैं और मांझी जिला रांची के प्रगतिशील कृषक राजेश्वर महतो। मिर्चा का खेती हम 1 एकड़ में जो कर रहे हैं, इसका नर्सरी हम आज से 20 दिन पहले लगाए थे। 20 दिन में नर्सरी तैयार होता है। ये मिर्चा जो है आपका BNR 32 है और थोड़ा सा वैरायटी जो है दूसरा है। एक एकड़ पर खेती करने के लिए सबसे पहले तो हम खेत की बढ़िया से जुताई करते हैं 4 बार, कम से कम 4 बार, और पूरा गाढ़ी जुताई करके पूरा बेड बनाते हैं। देख रहे हैं ये 4 फीट में ड्रीपर है और 4 फीट में जो है ड्रिप लगा हुआ है और 4 फीट में भी दोनों मिर्चा जो है बीच की गली जो दूरी लगता है वो सट जाता है। बेड बनाते के समय थोड़ा एक बार हल्का ऊंचा कर देते हैं। उसके बाद गोबर 1 एकड़ में 2 ट्रैक्टर गोबर और खाद जो है 2 क्विंटल देते हैं ब्राउन गोल्ड के साथ 1 किलो जो है काला सोना मिलाते हैं। और उसको देने के बाद हम फिर ऊपर से मिट्टी डाल के तब फिर मल्चिंग बिछाते हैं। मल्चिंग बिछा के उस पर छेद करते हैं। छेद करके प्रत्येक ड्रिपर में जो है 10 सेंटीमीटर पर ड्रिपर है और उसी पर जो है एक एक पौधा लगाते हैं। और एक पौधा जब हम लगा देते हैं तो उसका ग्रोथ जो है बढ़ता है। बढ़ने के बाद 25 दिन के बाद उसमें पूरे 1 एकड़ में जो है 1 किलो यूरिया 1 दिन और फिर 1 दिन छोड़ के 1 दिन जो है
0.005 पोटास आता है, उसको चलाते हैं और हफ्ता में 1 दिन कैल्शियम चलाते हैं। इस तरह से रोटेशन हम दिन प्रतिदिन करते रहते हैं। ड्रिप जो लगा हुआ है, टपक सिंचाई, इसमें कई एक तरह का हमको लाभ मिलता है। सबसे बड़ी लाभ तो है कि पानी का बचत मेरा 60 से 65% पानी का बचत होता है। दूसरा है कि जब हम उसमें मल्चिंग लगा देते हैं तो लेबर कॉस्ट भी मोटा मोटी 70% के आसपास बच जाता है। और इससे दूसरा फसल जब लगाते हैं तो लेबर कॉस्ट हमको मोटा मोटी 90% के आसपास बचत होता है। इस तरह से ड्रिप लगाने में बहुत फ़ायदा मिला है हमको, और ड्रिप से उत्पादन भी बढ़ता है, पानी का भी बचत होता है, लेबर कॉस्ट भी बचता है, खाद भी बचता है। इस तरह हमको जो है ड्रिप में बहुत अच्छा फसल का उत्पादन मिल रहा है। आगे और भी है कुछ रोचक जानकारियां, पर यहाँ पर रुकेंगे एक और कमर्शियल ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होंगे। लोबिया की उन्नतशील किस्में एवं वैज्ञानिक बुवाई तकनीक, ये नहीं है कोई परियों की दास्तां, ना ही सास बहू की है ये कहानी। ये दास्तां है सच्ची वारदातों की, दिल दहला देने वाले अपराधों की। करेंगे हम पर्दाफाश ऐसे वाकयात का, दास्ताने जुर्म। आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। सब्जियों के अंतर्गत लोबिया की बुआई हेतु ये समय उपयुक्त है। जो किसान भाई लोबिया की बुआई करना चाहते हैं वो कौन कौन सी प्रजातियों का चयन करें और बुआई के समय कौन कौन से वैज्ञानिक बिंदुओं पर ध्यान दें, इस विषय पर विस्तृत जानकारी लेते हैं एक विषय विशेषज्ञ डॉक्टर केपी सिंह से। इसकी बुआई का समय हमारा जायद की रूप में, हम जायद की फसल में करते हैं और इस समय खरीफ के रूप सीजन में इसकी बुआई करते हैं। इसके लिए खेत की तैयारी के लिए 2-3 जुताई हम कल्टीवेटर से करके और पाटा लगा देते हैं, या हमारा रोटावेटर आता है उससे हम एक बार जुताई करके और उसको पाटा लगा करके खेत की तैयारी कर लेते हैं। जहाँ तक इसमें उर्वरक के प्रयोग की बात है, आप सड़ी गोबर की खाद 20 से 25 टन प्रति हेक्टेयर के हिसाब से सड़ी गोबर की खाद मिला देते हैं। और इसके अलावा ये दलहनी फसल है, इसलिए इसमें नाइट्रोजन मात्रा की आवश्यकता नहीं होती है। इसमें 15 से 20 किलोग्राम तत्व के रूप में नाइट्रोजन का प्रयोग करते हैं और 40 किलोग्राम फास्फोरस तत्व के रूप में प्रयोग करते हैं। पोटास की मात्रा भी 25 से 30 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से इसमें प्रयोग करते हैं। और देने की विधि में ये है, जो नाइट्रोजन हमारा है इसकी 1/2 भाग मात्रा को हम बुआई के पूर्व अंतिम जुताई में इसको मिला देते हैं। फास्फोरस और पोटास की पूरी मात्रा को उसी समय बुआई के पूर्व अंतिम जुताई के समय मिला करके और पाटा लगा देते हैं, तब इसकी बुआई करते हैं। शेष बचा हुआ नाइट्रोजन हमारा 1 महीने के बाद 40 दिन 35 दिन के बीच में जब हम सिंचाई की आवश्यकता हो तब करते हैं, तब उस समय इसका प्रयोग कर देते हैं। इसमें प्रजातियां भी हमारी अलग अलग हैं। इसमें प्रजातियां हैं पूषा कोमल और हमारा काशी कंचन, काशी गौरी। इसके अलावा दाने के लिए टाइप 2 और चारा के लिए भी इसका प्रयोग इस समय कर सकते हैं। और भी प्रजातियां कई हैं। 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से बीज की मात्रा इसमें प्रयोग करते हैं। इसका बुआई के पहले हमें ये ध्यान रखेंगे कि बीज शोधन अवश्य कर लें। हम कार्बेंडाजिम की 1 ग्राम मात्रा और थीरम की 3 ग्राम मात्रा को मिला करके इसको प्रति किलोग्राम बीज के हिसाब से बीज शोधन कर लेते हैं। इसके अलावा एक जैविक एजेंट आता है, ये हमारा ट्राइकोडर्मा। इसकी 4 ग्राम मात्रा को 1 किलोग्राम बीज के हिसाब से मिलाकर
इसका बीज शोधन करके हम बीज की बुआई करते हैं। बुआई के समय जैसे ही हमारी वर्षा प्रारंभ होती है, इस समय बीज की बुआई करते हैं। बुआई की विधि में लाइन से लाइन की दूरी का विशेष ध्यान रखते हैं। इसमें बरसात में चूँकि ये फसल ज़्यादा फैलती है तो 45 सेंटीमीटर की लाइन से लाइन की दूरी रखते हैं। पौधे से पौधों की दूरी 10 या 15 सेंटीमीटर रखनी चाहिए। अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से एक या फिर दो महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं और इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। निःशुल्क अन्नदाता हेल्पलाइन में आज हमने जिस प्रश्न को शामिल किया है उसे पूछा है संठी सिवान के सत्येंद्र कुमार ने। आपने मत्स्य तालाब के प्रबंधन पर जानकारी चाहिए है, तो इसके लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश। तो मत्स्य पालकों के लिए जब मछली पालन की शुरुआत करते हैं तथा तालाब का प्रबंधन और उसका निर्माण कैसे किया जाता है, इस विषय में हम जानकारी उपलब्ध करा रहे हैं। सबसे पहले अगर पुराना तालाब है तो उसको जीर्णोद्धार यानी उसकी मरम्मत करना अनिवार्य होता है। तो किसान भाई जब भी मत्स्य पालन की शुरुआत करें तो एक वार्षिक समय सारणी की रूपरेखा तैयार कर लें। उसमें क्या होता है कि उस 4 भागों में बांट दिया जाता है, 3-3 महीने के कार्यक्रम बना के। तो जब पुराना तालाब होता है या नए तालाब की खुदाई करनी होती है, सबसे उपयुक्त महीने होते हैं अप्रैल, मई, जून। इन महीनों में क्या करते हैं कि हम तालाब की खुदाई, या पुराना तालाब है तो उसकी तलहटी की जो उसमें सिल्ट जमा हो जाती है उसको निकाल लेते हैं, उसको बंधों पर चढ़ा देते हैं तथा तालाब नया हो जाता है। तालाब की जब मरम्मत करते हैं तो बंधों का जो ढलान है, अच्छे ढलान, वो 2:1 में रखी जाती है, यानी जो उसका कोण होता है वो 2 और जो उसकी बेस होता है उसको 2 के अनुसार रख के इस तरीके से उसको तैयार करते हैं। उसके बाद तालाब की तलहटी को जोत देते हैं, जिससे उसमें हानिकारक गैसेस या जो भी उसमें अवक्षेपित पदार्थ हैं वो सूख जाते हैं तथा उसके बाद वो नष्ट हो जाते हैं। इसके बाद जुताई करने के बाद उसमें लगभग 1 हेक्टेयर में 40 कुंटल गोबर एक बार में पहले डाल देते हैं। गोबर डालने के पश्चात उसमें लगभग 100 किलोग्राम चूना डाल देते हैं। इस चूना डालने के पश्चात हम उसमें पानी भर देते हैं। 10-15 दिन पानी भरा रहता है। तो गोबर डालने से फ़ायदा क्या होता है कि मछली का प्राकृतिक भोजन तैयार हो जाता है। तो जब हम मत्स्य बीज का संचयन करते हैं तो उसको वो प्राकृतिक भोजन प्राप्त होता रहता है जो कि गोबर से उत्पन्न होता है। चूना क्या करता है, जो हानिकारक गैसेस या और हानिकारक पदार्थ हैं उनको अवक्षेपित कर देता है, तो पानी साफ रहता है। तो ये अप्रैल, मई और जून के महीने में कर लिया जाता है। इसके बाद मछली का जब संचयन किया जाता है तो जुलाई, अगस्त, सितंबर इन 3 महीनों में मछली के बीज का संचयन किया जाता है। मछली का बीज 3 प्रकार का होता है। एक होता है जीरा, जो बहुत छोटा होता है, जिसमें लगभग 30% जीवित दर मिलती है, यानी 70% उसमें मृत्यु दर हो जाती है। उसके बाद होता है फ्राई। फ्राई में क्या होता है कि 50% जीवित दर मिलती है। उसके बाद होता है फिंगरलिंग। फिंगरलिंग में लगभग 80 से 90% जीवित दर मिलती है। तो हम मत्स्य पालकों को सलाह देंगे कि फिंगरलिंग जो होता है अंगुली के बराबर का 3-4 सेंटीमीटर लंबा जो बीज होता है उसको संचयित करें, क्योंकि वो काफ़ी परिपक्व हो जाता है और किसी भी दूसरे पानी में जब डालते हैं वातावरण को सहन कर लेता है। 1 हेक्टेयर तालाब में लगभग 6 से 7 हज़ार अंगुलिकाएँ, जो फिंगरलिंग बताए, उतना मत्स्य बीज संचयित किया जाता है। तो यह जुलाई अगस्त के महीने में इसको बीज का संचयन किया जाता है। फिर उसके बाद बीज, जब मछली का बीज है उसको प्राकृतिक भोजन के साथ साथ कृत्रिम भोजन की आवश्यकता होती है। कृत्रिम भोजन में जो होता है सरसों की खल होती है, राइस पालिश होती है और सोयाबीन की खली होती है, और उसके बाद मिनरल मिक्सचर जो एग्रोमिन या इस तरीके से आते हैं जो उसके वृद्धि वर्धक का काम करते हैं, ये मिला के उसको चूर्ण के रूप में पानी की तलहटी पे फैलाते हैं, जिससे बच्चे खाते हैं और उसके प्राकृतिक भोजन के साथ साथ कृत्रिम भोजन खा के बच्चों में वृद्धि अच्छी होती है। इसके बाद जब आता है अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर,
इन 3 महीनों में भोजन की आवश्यकता ज़्यादा होती है, तो भोजन की मात्रा को हम बढ़ाते जाते हैं। तो फिर भोजन को क्या होता है कि हम गूंथ के पानी में मिला के गूंथ को और उसमें मिट्टी के बर्तन में तालाब के कोने कोने में चार कोनों में रखते रहते हैं। इसके बाद पानी में जैसे उसकी गुणवत्ता को जांचते रहते हैं, जैसे उसमें ऑक्सीजन का स्तर कितना है, पीएच का स्तर कितना है, उसमें अमोनिया ज़्यादा तो नहीं बन रही है। ये सब चीज़ों को हम समय समय पर उसको चेक करते रहते हैं। राज्य की विभिन्न मंडियों में कृषि उत्पादों के चढ़ते उतरते बाजार भाव की संक्षिप्त जानकारी इस प्रकार है। और आइए आप देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। विभिन्न बीज बिजाई यंत्रों पर जानकारी। हम ये उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या एवं सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, ईटीवी बिहार झारखंड, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है annadatabihar@etv.co.in। इसके अलावा आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180042540885 पर दोपहर 2 से 3 बजे के बीच संपर्क भी कर सकते हैं। तो फिलहाल अन्नदाता की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर से इसी समय आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और रोचक जानकारियों के साथ। नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे NS पब्लिसिटी, नंबर 1 क्रिएटिव आउटडोर एजेंसी ऑफ इंडिया। सह प्रायोजक हैं JK 401 सुरक्षा धान बीज लगाइए, BPH और ब्लास्ट से सुरक्षा पाइए।